आज सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी क से कबीरा। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। रेशम, ये नाम सही रहेगा। मेरी हथेलियों के बीच सरकता फिसलता, कहीं उंगलियों में जा अटकता रंगीन धागा, नाजुक सा, जिसे मैं अपनी मर्जी से एक नई खूबसूरत शक्ल दे सकूं। मुझे अपनी सोच पर हंसी आ गई। कितना भी पक्का आशिक हो ले, जुलाहा तो बात करेगा धागों की, रेशम की, जैसे शायद सुनार गहनों की और रंगरेज रंगों की। और मैंने उसे वाकई रेशम नाम दे दिया था। वो मेरे इश्क के ख्याली पुलाव पकाने के दिन थे और उन्हीं दिनों वो यानी नाहिद मेरी पलकों पर ख्वाब बनकर अटक गई थी। मैं बनारस की तंग गलियों में साइकिल दौड़ाती, 2 चोटियां कसे स्कूल जाती उस लड़की पर मर मिटा था। उसकी चांदी की महीन पायल का घुंघरू बन जाना चाहता था, रहना चाहता था उसके एकदम करीब। रुनझुन सा बजते संगीत जैसा, या उसके लहराते दुपट्टे में टका कोई सलमा सितारा बनना चाहता था, या उसके लंबे बालों से आती मोगरे की खुशबू। यार दोस्तों से पता चला था कि नाहिद 12वीं में पढ़ती है और आगे कॉलेज भी करना चाहती है। इश्क बिना यार दोस्तों के कहाँ मुकम्मल हुआ है। मुझे भी गली का कोई लड़का उसकी एक न एक खबर दे जाता। अरे नौशाद, तू यहाँ क्या खटर पटर में लगा यार? अरे वहां नाहिद गंगा घाट की सीढ़ियों पे छोटे बच्चों को 2 का पहाड़ा रटा रही है। 10 मिनट में मैं भी साइकिल दौड़ाता घाट पर पहुंच जाता। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उफ, ये प्यार का बुखार। जिस रोज नाहिद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी, उस रोज दिल किया कि बगल में बहती गंगा में कूद जाऊं, बहता हुआ समंदर में जा मिलूं। मैंने लपक के उसका हाथ पकड़ लिया था। वो अचकचा गई थी। बच्चे खी खी करके हंसने लगे थे। उन फटे गालों वाले बच्चों को मैंने हुड़क के भगा दिया था और वहीं सीढ़ी पे उसके सामने बैठ गया था, घुटनों पर। उसने मेरी तरफ देख के आहिस्ता से पूछा था, कौन गली रहते हैं? मेरे कानों में उसके शब्द बिस्मिल्लाह खान की शहनाई जैसे गूंज गए थे। दिल किया अपनी खरखराती आवाज में ही सही पर गा दूं वो गाना कि तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। पर मैं इतना बेवकूफ भी नहीं था कि पहली मुलाकात को ऐसी अहमकाना बात करके उसको आखिरी बना दूं। मैंने आवाज में अदब घोलते हुए कहा, देलू शाह की गली, हमारा पुश्तैनी घर है, वहां हम बनारसी साड़ियां बुनते हैं। थोड़ी देर वो चुप रही थी, फिर शरारत से बोली कि तो बुन लाओ एक बनारसी साड़ी हमारे लिए। उसका कहना था और मेरा दिल उछाल मार के रेशम के मुलायम ढेर पर जा गिरा था। मैं कुछ कहता इससे पहले वो दौड़ती हुई घाट की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। मैं पीछे से जोर से चिल्लाया था, वादा, पक्का वादा। 4 साल हुए, वो वादा आज भी अधूरा है। शादी की एक और सालगिरह निकल गई। मोगरे का मोटा गजरा और मीठे पत्ते का बनारसी पान, बस इतना ही तोहफा दे पाया मैं अपनी बीवी को। हाय क्या मीठा पान है। तुम ना एक साथ 2-4 गिलौरियां ले आया करो, एक में तो हमारा जी ही नहीं भरता। रसीले पान को गटकते हुए नाहिद बोली तो मुझे हंसी आ गई। मैंने उसके बालों में गजरा लपेटते हुए कहा, मास्टरनी जी, पान पेट भरने को कौन खाता है? हम खाते हैं, और कौन? सोचो कि हम महारानी है बनारस की, जो चांदी के वर्क में लिपटे पान की शौकीन है। कहते हुए नाहिद ने पासी पड़ी एक बनारसी साड़ी उठाकर अपने सर पर ओढ़ ली। वो साड़ी मैंने पिछली रात ही पूरी की थी और आज उसे एजेंट को देने जाना था ताकि उन पैसों से घर का राशन पानी लाके भर सकूं। चटख गुलाबी साड़ी में लिपटी नाहिद कितनी खूबसूरत लग रही थी। मेरी आंखें उसके नूरानी चेहरे पर अटक गईं। उस चेहरे में मुझे वही स्कूल जाने वाली खिलंदड़ी खुशमिजाज लड़की नजर आई जिसने मुझसे कभी बनारसी साड़ी की मांग की थी। नाहिद की आंखें जुगनू की तरह चमक रही थीं। वो वाकई किसी रानी महारानी से कम नहीं लग रही थी। काश कि ये साड़ी वो यूं ही लपेटे रह जाती,
काश कि ये साड़ी मैं उसे दे पाता। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस वो पहली बार हुई बातचीत में जो वो कह गई थी वो मेरे जहन में अब तक अटका हुआ था। तो बुन लाओ ना एक बनारसी साड़ी हमारे लिए। उस रोज मैं साइकिल दौड़ाता सीधे घर चला आया था। एक कमरे में दो दो करघे लगे थे जिन पर दिन रात बाबूजी और कुछ कारीगर काम किया करते थे। मैंने कमरे का मुआयना किया और ढेर में से चुपके से एक दुपट्टा उठा लिया। नाहिद का तोहफा मेरे हाथ में था। अब बस इसे किसी तरह उसे देने की हिम्मत जुटानी थी। वो बीते दिन मेरी आंखों के आगे किसी तारों भरी शाम की तरह झिलमिल करने लगे। क्या सोचने लगे? मुझे चुप देखकर नाहिद ने साड़ी वहीं करघे पर लटका दी और मुझसे सट कर बैठ गई। मोगरे के फूल और गुलकंद की मिली-जुली खुशबू मैंने अपने भीतर भर ली। सोच रहा था पता नहीं कब तुम्हारे लिए एक बनारसी साड़ी काट सकूंगा। मैंने उसके कंधे के आसपास अपनी बाहें कसते हुए कहा। इतनी मेहनत से एक एक धागा जोड़ के बुनता हूँ, दिन रात आंखें फोड़ता हूँ, फिर उसे बाजार में बेच आता हूँ। कितना अच्छा हो कि अपना बुना तुमको पहना सकूं। नाहिद ने मेरे बालों में अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, तुम इतना सोचते क्यों हो? इतनी पुरानी बात है, भूल जाओ। मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था। शुक्र करो मैंने उस दिन ताजमहल नहीं मांग लिया। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे भीतर उसके लिए बनारसी साड़ी काटने की इच्छा और जोर मारने लगी। उस पर और ज्यादा प्यार आया। 3 बरस पहले मैंने इस लड़की के लिए अपने बाबूजी का बनाया हुआ बनारसी दुपट्टा चुराया था। साड़ी नहीं चुरा सकता था, इसलिए दुपट्टे पर समझौता किया था। अपनी शर्ट के भीतर उस मुलायम गुदगुदाते कपड़े को छिपाए मैं फर्राटे से साइकिल दौड़ाता गंगा घाट पहुंच गया था। एक तरफ सीढ़ियों में खड़ी नाहिद रोज की तरह सामने बैठे 8-10 बच्चों को पढ़ा रही थी। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गमला। मैं चुपके से उसके पीछे पहुंच गया था और फुसफुसाते हुए बोला, न से नौशाद। सामने बैठे बच्चे मुंह दबाए हंसने लगे। वो चौंक के पलटी और मैंने झट से शर्ट का एक बटन खोला और वहां छिपे दुपट्टे का एक सिरा पकड़ के बाहर खींचा और उसे पकड़ा दिया। हम दोनों को आपस में मशगूल देखकर बच्चे यहां वहां भाग गए। उनमें से शायद ही कोई होगा जो सचमुच पढ़ना चाहता हो। सब अपने बाप दादों के जमे जमाए काम को करने की प्लानिंग किए थे और खुश थे। यानी सब तय था कि नाव चलाने वाले का बेटा नाव चलाएगा, हलवाई का बेटा मिठाई बनाएगा और घाट पर कर्मकांड कराते पंडित जी का बेटा पंडिताई ही करेगा और एक बुनकर, एक जुलाहे का बेटा जुलाहा बनेगा। नौशाद, ये दुपट्टा तुमने बुना? नाहिद दुपट्टे को अपने गाल पर रगड़ते हुए पूछने लगी। पता नहीं वह हैरान क्यों हुई थी। क्या इसलिए कि दुपट्टा इतना खूबसूरत था या इसलिए कि उसे मैंने बनाया था? मैं कुछ कहता इससे पहले उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। बताओ तो ये कौन सा काम है? जंगला या जामदानी? और ये रेशम है या कपास? कितना मुलायम है ये। और ये बताओ कि वक्त कितना लगा था इसको बनाने में? पूरे 7 दिन, है ना? मैं उसे देखता रहा। दिल चाहा कह दूं जो भी मन में आए, पर कह नहीं पाया। मैंने झिझकते हुए कहा, ये मैंने नहीं बनाया, बाबूजी ने बनाया है। मैं भी बस सीख ही रहा हूं। नाहिद ने धीरे से दुपट्टा मेरी गर्दन पर लपेट दिया और चल दी। नहीं, वो नाराज नहीं थी। उसे गुस्सा कभी आता ही नहीं था, तब भी नहीं आया था। जरा दूर जाकर पलट के बोली, मैं तो साड़ी लूंगी, वो भी तुम्हारे हाथ की बुनी। मैंने गर्दन झुका ली थी। दुपट्टा तह करके वापस रख दिया। मैंने घर लौटकर उस दिन पहली दफा बाबूजी को साड़ी काटते ध्यान से देखा। पहली दफा मुझे उस ठक ठक की आवाज में सचमुच संगीत सुनाई दिया था। मैं पूरा दिन उनके साथ बैठा ये समझता रहा कि एक बुनकर के लिए धागे से लेकर कपड़े बनने तक का सफर किसी इबादत से कम नहीं होता। 5 वक्त की नमाज जैसा सुख है एक सुंदर बनारसी साड़ी का बनना। बाबूजी ने गला खखाड़ते हुए कहा तो मुझे नाहिद की सूरत याद आई।
पांचों वक्त की नमाज का सुख मेरे लिए वही तो थी। हर एक साड़ी बनाने और फिर उसे बेच देने के बाद मेरी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि नाहिद को तोहफा देने की तारीख और पीछे सरक जाती। मैं दिन में कोई 8 घंटे करघे पर काम करता था। रात को रोशनी कम रहती थी, जोर पड़ता आंखों पर, और तब रेशम के ताने बाने पर बारीक काम बनाना मुश्किल हो जाता। तब वो समय होता जब मैं तरह तरह के डिज़ाइन कागज़ पर उकेरता रहता। मेरे बनाए बेलबूटे और नक्काशीदार जाल का काम देखकर नाहिद उछल पड़ती, मेरी उंगलियां चूम लेती। वो मुझे दिलासा देती, एक दिन देखना तुम्हारे बनाए डिज़ाइन वाली साड़ी को ऐसी कीमत मिलेगी ना कि फिर तुमको 2-4 महीने काम नहीं करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो जाता, यकीन कर लेता उसके कहे पर। मन ही मन दुआ पड़ता कि ऐसा ही हो, ताकि मैं उन महीनों में अपनी नाहिद के लिए एक अदद साड़ी बना पाऊं। कौन सा रंग तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, बताओ तो? ख्वाब में डूबे हुए ही मैंने एक दिन उससे पूछा था। चटक गुलाबी? नहीं, सुआ पंखी, या शायद फिरोजी। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना, कौन सा रंग मुझ पे अच्छा दिखेगा? उसने मुझसे लिपटते हुए पूछा। कोई भी, हर रंग। मैं आंखें बंद करके उसे तसव्वुर करने लगा, अलग अलग रंगों की साड़ी लपेटे। चमकदार किनखाब वाली साड़ी, या बारीक तनछोई, या अवधी जामदानी। बताओ ना, कौन सा रंग? वो मेरे सीने में अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। मैंने खुद को छुड़ा लिया और पास पड़े रेशम के गुच्छे को सुलझाने लगा। क्या रंग, क्या डिजाइन, पता नहीं तेरा ये अरमान कब पूरा करूंगा। कहते हुए मेरा गला भर रहा आया, लगा टूट जाऊंगा, रो पड़ूंगा। नाहिद ने मेरे हाथ से धागा लेकर परे रख दिया। अपनी महीन सी आवाज में गुनगुनाने लगी कबीर का दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम्हारे जैसे किसी जुलाहे ने कहा है। वो हंस दी और बोली, अरे मियाँ, तुम नौशाद हो कि क्या हो? खुश रहने की जगह उदासियां ओढ़े फिरते हो। सही समय आने पे सब हो जाता है, सब्र रखो। ऐसे ही नाहिद मुझे तब भी समझाया करती थी जब उसके अब्बा ने हमारी शादी के लिए साफ मना कर दिया था। वो भन्ना के मेरे सामने ही बोले थे, 6 घंटे में 4 इंच कपड़ा बनाने वाला बुनकर मेरी बेटी को कहां से खुश रखेगा? है क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, क्या उड़ाएगा? मुझे तेज गुस्सा आया था। दिल क्या कह दूं कि जनाब, वो 4 इंच प्योर रेशम और खालिस चांदी के तार से बने होते, उनकी कीमत कम ना किए। लेकिन कहा नहीं, चुप रहा। शायद सच मैं भी जानता था। उस शाम गंगा घाट में बैठे नाहिद मुझे समझाती रही थी, मेरे एग्जाम हो जाने दो, फिर भी अब्बा ना माने तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेंगे। बस तुम ऐसे मुंह मत लटकाया करो। पावरलूम की किसी पॉलिएस्टर साड़ी की तरह सूरत लगने लगती है तुम्हारी। मैं उसकी बात पर कितनी देर तक हंसता रहा था। उसकी नर्म हथेलियां अपनी खुरदुरी हथेली में कस ली थी मैंने। मैं भी तो चाहता हूं कि ऐसा कुछ करूं कि तू खुश रहे, एकदम खुश, सच्ची वाली खुश। और तेरी सूरत हैंडलूम की प्योर रेशमी साड़ी जैसी लगे, गुलाब की बूटियों वाली। उस शाम गंगा के पानी ने सुनी होगी मेरी बात। दूर आसमान में डूबते सूरज ने भी जरूर ध्यान दिया होगा, और घरों को लौटते पंछी भी गवाह बने होंगे मेरे वादे के। पर ये नाहिद, ये जाने कौन सी मिट्टी की बनी थी जो मेरा कहा हवा में उड़ा देती थी। कभी मेरा वादा याद नहीं दिलाती, कभी किसी बात का तगादा नहीं, शिकायत नहीं। और यही बात मुझे और ज्यादा बेचैन करती। शायद अगर वो झगड़ा करती, उलाहने देती मुझे, तो मैं ज्यादा सुखी रहता। मगर नहीं, वो तो सब्र सुकून वाली थी। पक्की भक्त थी कबीर की कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। वो दिन भर कॉलेज की परीक्षा के लिए पढ़ाई करती या फिर मेरी खटपट सुनती रहती। कभी पास बैठी सवाल करती कि नौशाद, ये बताओ, तुम्हारे तार क्या सचमुच सोने के होते हैं? और मैं उसे तसल्ली से समझाता,
तार चांदी के या तांबे के होते हैं, सोने का अब सिर्फ पानी चढ़ता है। पहले हुआ करते थे प्योर सोने के तार, राजे महाराजों के ज़माने में। वो अपनी इतिहास की किताब के पन्ने पलटने लगती और मैं मगन हो जाता अपनी कताई में। घर का राशन पानी खत्म होने के पहले एक साड़ी का बनना ज़रूरी था। होली, ईद, दिवाली सब एक एक करके निकलते जा रहे थे और मैं नाहिद के लिए साड़ी बुनने का समय ही नहीं निकाल पा रहा था। बेचैन होकर मैं रात भर नक्शबंदों पर काम करता रहता, कुछ अलग, कुछ जादुई सा बनाने की जुगत में जुट जाता। एक साड़ी तक पहुंचने में कितनी तो सीढ़ियां चढ़नी होती थीं। रेशम जुटाना, रंगरेज के पास जाकर उसकी रंगाई, डिज़ाइन बनाना, फिर पंचिंग कार्ड बनाना जिनमें ये डिज़ाइन पोशीदा रहते, फिर उसे जे कार्ड पर चढ़ाना और फिर करघे पर ताना बाना बुनना। इतनी चिंता में क्यों रहते हो नौशाद? नाहिद ने यूं ही अचानक एक रोज़ पूछ लिया तो मैं अचकचा गया। नहीं तो काहे की चिंता? अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि कब से तुम्हें लस्सी नहीं पिलवाई, आज चलते हैं। मैं अपने भीतर की उलझन उस पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। नहीं कहना चाहता था कि मुझे अब लगने लगा है कि करघे पर साड़ी बनाकर मैं उसको एक अच्छी जिंदगी तो क्या, एक साड़ी नहीं दे सकता। नहीं कहना चाहता था कि मुझे इस पुश्तैनी काम को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। तुम एजेंट से बेहतर दाम देने को क्यों नहीं कहते? इतनी मेहनत करते हो, सब जानते हैं, वो भी जानता है कि महीनों दिन रात एक करके 6 मीटर की कताई होती है और इतनी सुंदर साड़ियां बनाते हो तुम। नाहिद मुझे तसल्ली दे रही थी और मैं किसी अनोखे डिजाइन की कल्पना में डूबा था, एक ऐसा डिजाइन जो मुझे दुगने तिगुने दाम दिला दे। रसोई से चाय की महक बाहर आ रही थी और साथ में नाहिद के गुनगुनाने की आवाज भी। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। मैंने अलसा के सिरहाने रखी डिजाइन पर नजर डाली। रात भर जाग के कच्ची पक्की सी तैयार कर ली थी। इतने दिनों से सीले पड़े मन में जैसे धूप पड़ गई। इसको उतारूंगा साड़ी में, चौगुने दाम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं बुदबुदाया। क्या मिलेंगे? कौन मिलेंगे? काहे बड़बड़ा रहा है मेरा कबीरा? नाहिद भाप उठती प्यालियां लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। चाय की चुस्की लेते हुए उसकी नज़र मेरी कॉपी पर पड़ी और वहीं अटकी रह गई। ये किसने बनाया? तुमने? कब? उसका गला रुंधने लगा। वो पेंसिल से खींच महीन लाइनों पर अपनी उंगली फिराने लगी। धीरे से बोली, ये गंगा घाट बनाया तुमने? ये सीढ़ियां, फूल मालाएं, पीछे पुरानी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, आसमान में उड़ती पतंग और सीढ़ियों पर पढ़ते बच्चे। और नाहिद ने मेरे हाथ को अपने गालों से टिका लिया। वो हौले हौले से सिसकने लगी। मेरी उंगलियां भीग रही थीं। ये सब क्या बुना जा सकेगा? इतना महीन काम? वो हिचकियों के बीच बोली, मैं कोशिश करूंगा। ऐसी नायाब साड़ी बनाऊंगा कि 4 महीने बाजार के लिए काम न करना पड़े, इतने पैसे मिल जाएं। कहते हुए मेरी आवाज डगमगा गई। आने वाले दिन बहुत मुश्किल थे। मैं सारा दिन आंखें गड़ाए करघे पर बैठा रहता। इतने सारे रंग, इतने धागे, इतना बारीक डिजाइन के जरा भी ध्यान हटा तो गड़बड़ हो जाती। नाहिद सारा दिन मेरे आसपास बेचैन टहलती रहती। क्यों कर रहे हो इतना मुश्किल काम? अच्छा भला चल रहा था सब, खुद को जैसे कठिन इम्तिहान में बैठा लिया हो। वो उदास होकर कहती। मुझे उसकी पेशानी पर पड़ी सलवटें देखकर हंसी आ जाती। मास्टरनी जी, आप बीएड की तैयारी करिए, घाट हो आइए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सिखाइए उनको क से कबीर। मैं उसे जाने को कह देता और फिर दुआ करता कि वो ना जाए, ठहरी रहे मेरे आसपास। आखिर महीनों की मेहनत के बाद साड़ी तैयार हो गई, जैसे धागे से कोई नज्म लिखी हो शायर ने। बात बात पर हंसने वाली नाहिद उसे देखकर रो पड़ी थी। जैसा मैंने उम्मीद की थी, मुझे उस साड़ी की मनचाही कीमत मिली। एजेंट उसे देखकर बावरा हो गया था। मुझे अगले कई महीनों के एडवांस देने को तैयार था। मेरी साड़ी को विदेश भेजने की बात बता रहा था
और मैं मुट्ठी में पैसे दबाए बनारस की संकरी गलियों में मस्तमौला सा दौड़ता चला जा रहा था। घर पहुंचकर मैंने पैसे नाहिद के हाथ में धर दिए। अब थोड़े दिन आराम करना, उंगली छील ली है, आंखों के डोरे लाल हुए जा रहे। वो फिक्र जता के बोली। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। मैंने पास रखे रेशम की लच्छी को उठाकर उसके गले में डाल दिया। अभी आराम नहीं, करघे पे एक चटख रंग का रेशम चढ़ाना है, एक साड़ी बुननी है जिसमें सुनहरा काम होगा। नाहिद ने अनजान बन के पूछा, अच्छा किसके लिए? मैंने रेशम की लच्छी उसके गले से उतार ली। है एक फकीरन, उसके लिए। नाहिद मुस्कुराते हुए चाय बनाने चल दी। रसोई से उसकी आवाज आ रही थी, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बस इतनी सी थी ये कहानी।